हेलो दोस्तों, मैं हूं अलका शुक्ला और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग अध्ययन कर रहे हैं भारतीय संविधान का, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है संविधान के स्रोत। भारतीय संविधान के जो भी स्रोत हैं उनके बारे में आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे। भारतीय संविधान में आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के स्रोतों का प्रयोग किया गया है। आंतरिक स्रोत से क्या तात्पर्य है, तो ब्रिटिश शासन के दौरान जो अधिनियम भारत में लाए गए उनका प्रयोग, और बाहरी स्रोत से तात्पर्य है विभिन्न देशों के संविधान से जो ग्रहण किया गया, जैसे कि अमेरिका का संविधान, आयरलैंड, जर्मनी, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका, रूस, जापान, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ से जो भी प्रावधान ग्रहण किए गए उन्हें हम विदेशी स्रोत या बाह्य स्रोत कहते हैं। और आंतरिक स्रोत या देशी स्रोत में क्या है, तो भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव अगर किसी का पड़ा है तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935 का। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, आप सभी को पता होगा, और इन 395 अनुच्छेद में से लगभग 250 अनुच्छेद सिर्फ भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए गए हैं। तो इन्हीं प्रावधानों को हमें पढ़ना भी है और याद भी करना है, और इन्हें याद करने के लिए हमेशा हम लोग टेबुलर फॉर्म का प्रयोग करेंगे। जब भी आपको कोई चीज़ याद करने में दिक्कत हो ना, तो आप लोग हमेशा टेबुलर फॉर्म में पढ़ें, याद करें, आसानी से याद हो जाता है। एक तरफ हम लोग देश का नाम देखेंगे और दूसरी तरफ जो प्रावधान ग्रहण किया गया है उसको देखेंगे। इस क्रम में सबसे पहला है हमारा भारत शासन अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 ब्रिटिशों द्वारा भारत में लाया गया था शासन करने के लिए। ब्रिटिशों के जाने के बाद भारतीय संविधान सभा द्वारा 395 अनुच्छेद में से 250 अनुच्छेद इसी से उठा करके रखे गए। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से लिया गया है, तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935। और भारत शासन अधिनियम 1935 से ज़्यादातर यही क्वेश्चन बनता है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से ग्रहण किया गया है, तो भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किया गया। याद रखें, लगभग 250 अनुच्छेद इसी से ग्रहण किए गए हैं। और इन 250 में से जो मुख्य प्रावधान है, जैसे न्यायपालिका है, CAG है, लोक सेवा आयोग है, आदि है। तो आपको पता होगा कि भारतीय संविधान के तहत ही लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है और विभिन्न प्रकार के अखिल भारतीय सेवक चुने जाते हैं, जैसे IAS है, IPS है। तो ये जो लोक सेवा आयोग है, इसका प्रावधान भी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें ली गई हैं भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो आपको यही याद रखना है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा अगर किसी से लिया गया है तो वो है भारत शासन अधिनियम 1935। इसके बाद फिर है ब्रिटेन। तो ब्रिटेन से हमने कई प्रावधान ग्रहण किए हैं, क्योंकि ब्रिटिश शासन व्यवस्था ही भारत में थी और ब्रिटिशों के जाने के बाद हमने कुछ उसी प्रकार की व्यवस्था अपनाई। अब उसको याद करने के लिए जो भी संसदीय संबंधित चीज़ें होंगी ना, वो ब्रिटेन से होंगी। जैसे कि भारत में संसदीय व्यवस्था अपनाना। तो भारत में संसद है, आप सभी को पता है कि भारत में संसद है, और संसद में क्या है, तो राज्यसभा है और लोकसभा है। तो ये सब हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। इसके बाद फिर है संसदीय विशेषाधिकार। अनुच्छेद 105 के तहत जो संसदीय विशेषाधिकार हैं वो ब्रिटेन से लिए हैं। फिर है विधि का शासन। हम जानते हैं कि संसद है और संसद में विधि का निर्माण किया जाता है, वहीं से कोई बिल पास होता है और कानून के रूप में सामने आता है। तो ये जो कानून बनेगा और उसी के हिसाब से शासन चलेगा, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। इसके अलावा एकल नागरिकता। आपने पढ़ा होगा कि भारत में एकल नागरिकता है और अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। तो भारत में जो एकल नागरिकता है वो हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है। फिर है मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। जहाँ भी संसदीय व्यवस्था है ना, वहाँ मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है, यानी कि संसद में चुनी हुई सरकार मंत्रिमंडल का गठन करती है, जैसे कि प्रधानमंत्री हैं और उनके सहयोग के लिए विभिन्न मंत्री हैं, जैसे विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, सहकारिता मंत्री। तो ये जो मंत्रिमंडलीय व्यवस्था है, मंत्रिमंडलीय सिस्टम है ना, ये भी हमने कहाँ से लिया है, तो ब्रिटेन से लिया है। और इसके अलावा महान्यायवादी का पद भी हमने ब्रिटेन से ग्रहण किया है। अब आप इन्हें याद कैसे करेंगे, तो एक कॉलम पढ़ें, फिर मन में अपने मनन करना है आपको। जैसे हमने ब्रिटेन से क्या क्या लिया, तो ब्रिटेन के संविधान से हमने संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल व्यवस्था, महान्यायवादी का पद, ये प्रावधान हमने ब्रिटेन से ग्रहण किए हैं। और आप लोग जब इसको मन में याद करेंगे, सोचेंगे, तो आपको आसानी से याद हो जाएगा हमेशा के लिए।
और जब आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो आप लोग ऑब्जेक्टिव ज़रूर लगाया कीजिए। ऑब्जेक्टिव लगाने से आपको अपनी तैयारी पता चलती है। इसके बाद फिर है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया है, तो दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। संविधान संशोधन जो 368 आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन होता है ना, यह हमने साउथ अफ्रीका से ग्रहण किया है। फिर है अमेरिका। अमेरिका से हमने मूल अधिकार लिए हैं। मूल अधिकार आप सबने पढ़े होंगे, भाग 3 में आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकारों का प्रावधान है और वर्तमान में हमें 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। मूल संविधान में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन वर्तमान में हमें 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। तो ये मूल अधिकारों का प्रावधान हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है। इसके बाद फिर है न्यायिक पुनरावलोकन। क्योंकि अमेरिका में बहुत ही शक्तिशाली न्यायपालिका है, तो हमने न्यायपालिका संबंधी जो विचार है, न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कि न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह संसद द्वारा बनाए गए विधि की जांच कर सके और वह संविधान के अनुरूप है या नहीं है इसका निर्णय ले सके। और यह आर्टिकल 137 के तहत उसे पावर मिला है। तो ये हमने कहाँ से ग्रहण किया है, अमेरिका से ग्रहण किया है। इसके बाद फिर है संविधान की सर्वोच्चता। भारत में सबसे ऊपर संविधान है और उसे शक्ति कहाँ से मिलती है, तो हम भारत के लोग अर्थात जनता से। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं कि अगर संविधान सबसे ऊपर है और संविधान का पावर क्या है, स्रोत क्या है, तो वो है जनता। तो संविधान की सर्वोच्चता हमने यूएसए से लिया है। इसके बाद फिर है राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर आर्टिकल 61 के तहत जो महाभियोग की प्रक्रिया चलती है उसे हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। इसके बाद फिर है उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद भी हमने अमेरिका से लिया है। तो अमेरिका से जो जो प्रावधान लिए हैं इनको आप लोग एक बार फिर से रिपीट कीजिए। अमेरिका से हमने मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद, ये प्रावधान हमने अमेरिका के संविधान से ग्रहण किए हैं। उसके बाद फिर है कनाडा। कनाडा से हमने क्या ग्रहण किया है, तो संघात्मक विशेषता यानी सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था जो है ये हमने कनाडा से ग्रहण की है। अर्थात केंद्र और राज्य के बीच जो बॉन्डिंग वाला सिस्टम है ना, ये हमने कनाडा से लिया है। इसके अलावा इस संघात्मक विशेषता में शक्तियों का विभाजन किया गया है, यानी कुछ पावर केंद्र को दिए गए हैं और कुछ राज्य को दिए गए हैं। अर्थात केंद्र सरकार की शक्ति और राज्य सरकार की शक्ति, इनके शक्ति के बीच जो विभाजन है वो हमने कहाँ से लिया है, तो वो भी हमने कनाडा से लिया है और भारतीय संविधान में समाहित किया है। इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखें कि अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होंगी जब शक्तियों का विभाजन किया गया और वैसी शक्तियाँ जो अवशिष्ट रह गईं, बची रह गईं, वो सारी शक्तियाँ केंद्र के पास जाएंगी। कभी भी उन शक्तियों पर राज्य अपना अधिकार नहीं जताएगा। ये हमने कनाडा से ली है। ये व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, तो ये व्यवस्था हमने कनाडा से ली है। और केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, जो राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति होती है ना केंद्र के द्वारा, तो ये भी हमने ये व्यवस्था कनाडा से ली है। तो कनाडा से हमने क्या क्या लिया है, सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास रहेंगी ये व्यवस्था, और केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, ये हमने लिया है कनाडा के संविधान से। इसके बाद फिर है फ्रांस। फ्रांस से हमने क्या लिया है, तो फ्रांस से याद रखना बहुत आसान है। आपने पढ़ा होगा फ्रांस की क्रांति, और फ्रांस की क्रांति में 3 वर्ड बहुत पॉपुलर हुए थे, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ये वो नारे थे जो बाद में चल करके लोकतंत्र के निर्माण के क्रम में भी काफ़ी फेमस हुए थे। तो भारत में भी इन नारों का प्रयोग स्वतंत्रता को लाने के क्रम में अपनाया गया था। इन्हें ही बाद में संविधान में जगह दी गई। तो स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये हमने फ्रांस से लिया है। इसके अलावा एक और है, वो है गणतंत्र। गणतंत्र का तात्पर्य है ऐसी व्यवस्था जो वंशानुगत ना हो, अर्थात संविधान के हिसाब से जो सर्वोच्च पद है वो वंशानुगत नहीं होगा। जैसे भारत में सर्वोच्च पद किसका है, तो वो है राष्ट्रपति का पद, और राष्ट्रपति का पद जो है वो वंशानुगत नहीं है, निर्वाचन होता है उसका। तो ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था हमने कहाँ से ली है, हमने फ्रांस से ली है। तो फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है, एक बार आप अपने मन में इसको रिवाइज कीजिए। फ्रांस से हमने समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और गणतंत्र शब्द लिए हैं फ्रांस से। इसके बाद फिर है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है, तो एक है समवर्ती सूची।
आपको पता होगा संविधान के अनुसूची 7 में विभिन्न प्रकार की सूचियों का वर्णन है, जैसे संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो संघ सूची और राज्य सूची इसे हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है। जो संघ सूची है और राज्य सूची है ना, इसे हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ग्रहण किया है। और बची समवर्ती सूची को हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और समवर्ती सूची जो है ना, इस पर रखे गए जो भी विषय हैं, इस पर कानून केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। तो यह समवर्ती सूची की जो विशेषता है भारतीय संविधान में, इसे हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण किया है। इसके बाद फिर है संयुक्त अधिवेशन, या जिसे संयुक्त बैठक कहते हैं, जिसका उल्लेख है आर्टिकल 108। तो आर्टिकल 108 के तहत भारतीय संविधान में संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था है, अर्थात जब कोई विधेयक लोकसभा या राज्यसभा में पारित नहीं हो पाता है तो राष्ट्रपति जी संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था करते हैं। और उस अधिवेशन में दोनों सदन एक ही जगह बैठते हैं, जिसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती है। तो 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से कि संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है। तो संयुक्त अधिवेशन बुलाते तो राष्ट्रपति हैं, लेकिन उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा स्पीकर करता है, और इसका उल्लेख है आर्टिकल 118 में। तो इसे हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फिर उद्देशिका की भाषा या प्रस्तावना की भाषा। उद्देशिका या प्रस्तावना एक ही चीज़ है। तो इसकी जो भाषा है ना, इसकी भाषा शैली हमने कहाँ से ली है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो ये चीज़ याद रखें, ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया है? समवर्ती सूची, संयुक्त बैठक और प्रस्तावना की भाषा। फिर है जर्मनी। जर्मनी का नाम आते ही आपके दिमाग में हिटलर का नाम आना चाहिए। हिटलर को एक तानाशाह के रूप में जाना जाता है। तो आपातकाल से संबंधित उपबंध जो है ना, हमने जर्मनी से लिए हैं। जो हिटलर था ना, वहाँ का तानाशाह था, और वहाँ की जो स्थिति थी वो आपातकाल की जैसी ही थी, ऐसा हम रिलेट कर सकते हैं सिर्फ याद करने के लिए। तो आपातकाल से संबंधित उपबंध हमने कहाँ से लिए हैं? जर्मनी से लिए हैं। और ये केवल आपातकाल का सिस्टम ही नहीं, बल्कि आपातकाल के दौरान जो मौलिक अधिकार समाप्त कर दिए जाते हैं ना, ये प्रावधान, ये विशेषता भी हमने जर्मनी से ही ग्रहण की है। तो जर्मनी से क्या क्या ग्रहण किया गया है? आपातकाल का प्रावधान। जो भी आपातकाल का प्रावधान है जर्मनी से, और आपातकाल के दौरान जो मूल अधिकारों का निलंबन कर दिया जाता है, ये भी हमने जर्मनी के संविधान से ग्रहण किया है। इसके बाद फिर है रूस, जिसे पूर्व सोवियत संघ कहते थे पहले। तो पूर्व सोवियत संघ से हमने क्या लिया है? तो इससे हमने लिया है प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का अर्थ। ये हमने ग्रहण किया है पूर्व सोवियत संघ या रूस से ग्रहण किया है। और मौलिक कर्तव्य। तो एक चीज़ याद रखें, जो भी अभी तक हमने जो प्रावधान पढ़े हैं, ऊपर के जो भी प्रावधान पढ़े हैं ना, वो सब मूल संविधान में थे। लेकिन जो रूस से हमने ये मौलिक कर्तव्य ग्रहण किया है ना, ये हमारे मूल संविधान में नहीं था, बल्कि इसे संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। और किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। और ये प्रावधान लिया कहाँ से गया है? तो ये रूस से लिया गया है। ठीक है, तो रूस से हमने क्या क्या लिया है? प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श और मौलिक कर्तव्य, जिसमें कि हमने जाना मौलिक कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान में जोड़ा गया। और जब आगे चल के हम मौलिक कर्तव्य पढ़ेंगे ना, तब हम आपको बताएंगे कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे, और उन्होंने कितने मौलिक कर्तव्य जोड़ने की सिफारिश की थी, जोड़े कितने गए थे, या फिर वर्तमान में कितने हैं। ये सारे प्रावधान हम लोग पढ़ेंगे मौलिक कर्तव्य वाले पार्ट में। और इसके बाद फिर अगला देश है आयरलैंड। यहाँ से जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो है राज्य के नीति निदेशक तत्व। तो राज्य के नीति निदेशक तत्व हमने कहाँ से ग्रहण किए हैं? आयरलैंड से ग्रहण किए हैं। इसके अलावा एक जो और महत्वपूर्ण है वो है राज्यसभा में 12 सदस्यों को जो मनोनीत किया जाता है ना, यह मनोनयन की व्यवस्था भी हमने आयरलैंड से ली है। जो राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, यह व्यवस्था हमने कहाँ से ली है? तो ये आयरलैंड से ली है। और राष्ट्रपति की जो निर्वाचन पद्धति है ना, इसको भी हमने आयरलैंड से ग्रहण किया है। तो आयरलैंड के संविधान से आप लोग इतनी चीज़ें याद रखें कि नीति निदेशक तत्व पूछा जाए तो वो भी आयरलैंड से लिया गया है, या फिर राज्यसभा में कुछ सदस्यों का जो मनोनयन होता है, ये भी आयरलैंड से, और राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति भी
आयरलैंड से ली गई है। तो आप लोग जब भी संविधान के स्रोत पढ़ें, एक देश को लें और वहाँ से क्या क्या ग्रहण किया गया उसको पढ़ करके उसको मनन करें और उसके बाद फिर दूसरे देश के बारे में पढ़ें। तो इस तरीके से आपको आसानी से हमेशा के लिए ये याद हो जाएगा। और इसी के साथ आज का सेशन कंप्लीट होता है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।